बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का हमारा जो लेक्चर होगा, गुफ्तगू होगी, वो कानून के तालिब इल्मों के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वालों के लिए, बिलखसूस सिविल सर्विस का, PMS का, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम, और इसके साथ साथ जनरल लिसनर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 14 पॉइंट्स ऑफ हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को शुरू से ही सियासत में दिलचस्पी थी। बचपन में आप दुनिया की बड़ी शख्सियात के हालात ज़िंदगी का मुतालिया करते और असम्बली के इजलासों की कार्रवाइयाँ और सियासी मबासे बड़े शौक़ से सुनते थे। आपने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ हिंदुस्तान की जमात कांग्रेस में शमूलियत से किया। आपने 1906 में कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की और इब्तिदा में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद व इत्तफाक की कोशिशों में जुट गए और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुश्तरका जद्दोजहद का प्रचार करते रहे। हज़रत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत के साथ ही तमाम तर कोशिशें जो थी वो मुसलमानाने हिंदुस्तान के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक़फ़ कर दी। आपकी शमूलियत से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हिंदुस्तान की एक मजबूत जमात बनकर उभरी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों में नहायत ही मकबूल हो गए जल्द ही, और 1916 में आपको मुस्लिम लीग का सदर मुंतखब कर लिया गया, जिससे तहरीक आज़ादी में एक नई रूह पड़ गई। आपने नौजवानों को मुतहर्रिक किया और स्कूलों कॉलेजों में नज़रिया पाकिस्तान की तरवीज की। तहरीक खिलाफत के बाद मुल्क में फसादात का लामुतनाही सिलसिला शुरू हो गया। इन हालात से कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह दिल बर्दाश्ता हो गए। उन्होंने 1926 में कहा कि इस हकीकत से राह फरार मुमकिन नहीं कि फ़िरका वारियत इस मुल्क में मौजूद है। महज जज्बात से ये बात नहीं की जा सकती कि जी फ़िरका वारियत नहीं है। इस दौरान नेहरू रिपोर्ट ने जलती पर तेल का काम किया। नेहरू रिपोर्ट बरतानवी राज की जानब से जारी की गई साइमन कमीशन के जवाब में तैयार की गई थी। साइमन कमीशन को हिंदुस्तान की तमाम सियासी जमातों ने मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद 8 मार्च 1928 को नेहरू को नया आइन तैयार करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। नेहरू रिपोर्ट के रद्द अमल में 1929 में मुसलमानों की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में मुनक्कद हुई, जहां कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 14 नकात पेश किए, जिनको इंतहा पसंद हिंदुओं ने ना सिर्फ रद्द कर दिया बल्कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह पर मज़ीद तनकीद शुरू कर दी। ये वो मौका था जब कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का दिल हिंदुओं से बेजार हो गया। उन्होंने कलकत्ता से रवाना होते जमशेद जी नौशेरवान का हाथ पकड़ा और कहा, अब जुदाई का आगाज़ है। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पेश करदा 14 नकात के ज़रिए ये बावर कराने की कोशिश की थी कि मुस्तकबिल के हिंदुस्तान में सियासत और माशी तरक्की के मैदान में हिंदुओं और मुसलमानों को मसावी मौक़े फ़राहम किए जाएँ। इन नकात पर गौर किया जाए तो मालूम होता है कि तसव्वुर पाकिस्तान की इब्तिदा इसी से हुई। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 नकात दर्ज झेल हैं। अब देखें, कायदे आज़म के हवाले से हम तसव्वुर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। वैसे तो हमारा ये सोच है कि जिस दिन पहला शख्स मुसलमान हो गया था 712 में मोहम्मद बिन कासम की आमद के बाद, तो उसी वक्त पाकिस्तान वजूद में आ गया था। और पाकिस्तान के हवाले से हज़रत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से पहले भी लोग कोशिश एक वतन के लिए कर रहे थे, जिसमें तसव्वुर दिया हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने और दीगर जो उलमा इकराम थे और आज़ादी के मतवाले थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के 14 नकात का हम जिक्र करते हैं। पहला नुक्ता जो था वो ये था कि हिंदुस्तान का आइंदा दस्तूर वफाकी नवीयत का होगा, यानी फेडरल होगा। नंबर 2 था जी, तमाम सूबों को बराबरी की सतह पर मसावी खुद मुख्तारी हासिल होगी, ऑटोनमस बॉडी की बात की गई। नंबर 3, मुल्क की तमाम मजालस कानून साज को इस तरह तश्कील दिया जाएगा कि हर सूबे में अकलियत को मुअस्सर नुमाइंदगी हासिल हो और किसी सूबे में अक्सरियत को अकलियत या मसावी हैसियत में तब्दील ना किया जाए। चौथा पॉइंट
बड़ा इंपॉर्टेंट, मरकजी असम्बली में मुसलमानों को एक तिहाई नुमाइंदगी हासिल हो, यानी जो फेडरल सेंट्रल जो असम्बली बने। नंबर 5 जी, हर फिरके को जुदागाना इंतखाब का हक हासिल हो। नंबर 6 जी, सूबों में आंदा कोई ऐसी स्कीम अमल में ना लाई जाए जिसके ज़रिए सूबा सरहद जो यानी खैबर पख्तूनख्वा है, सूबा पंजाब और सूबा बंगाल में मुस्लिम अक्सरियत मुतासर हो। नंबर 7, हर कौम व मिलत को अपने मजहब, रस्म व रवाज, इबादात, तंजीमों, इज्तमा और ज़मीर की आज़ादी हासिल हो। नंबर 8 था जी, मजालस कानून साज को किसी ऐसी तहरीक या तजवीज़ मंजूर करने का अख्तियार ना हो जिससे किसी कौम के 3/4 अरकान अपने कौमी मफादात के हक में करार दें। नंबर 9 था जी, सिंध को बम्बई से, उस वक्त बॉम्बे था, अब मुंबई उसे कहते हैं, सिंध को बॉम्बे से अलहदा करके गैर मशरूत तौर पर अलग सूबा बनाया जाए। नंबर 10 था जी, सूबा सरहद जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है नाओ और सूबा बलूचिस्तान में दूसरे सूबों की तरह इस्लाहात की जाए। 11 नंबर था जी, सरकारी मुलाजमतों और खुद मुख्तार अदारों में मुसलमानों को मुनासिब हिस्सा दिया जाए। 12वां पॉइंट था, आइन में मुसलमानों की सकाफत, तालीम, ज़बान, मजहब, कवानीन और इनके फलाई अदारों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी जाए। 13वां पॉइंट था जी, किसी सूबे में ऐसी वजारत तश्कील ना दी जाए जिसमें 1/3 वजीरों की तादाद मुसलमान ना हो। 14वां था जी, हिंदुस्तानी वफाक में शामिल रियासतों और सूबों की मर्जी के बगैर मरकजी हुकूमत आइन में कोई तब्दीली ना करे। दीज वर द 14 पॉइंट्स ऑफ हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, और जिन हालात में दिए इस हवाले से मैंने तमहीद बांधी। जो लोग ये कहते हैं कि हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह इस मुल्क को इस्लामी रियासत नहीं बनाना चाहते थे, वो कोई न्यूट्रल किस्म की बात करते थे, वो बहुत पहले 1929 पाकिस्तान बनने से भी देख लें, 18 साल पहले की बात है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के जो ये 14 पॉइंट्स हैं उनका मुतालिया कर लें, उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुसलमानों के हकूक़ के लिए, उनकी सकाफ़त, तलीम, ज़बान, मज़हब के लिए कायद आज़म कितने कॉन्शियस थे और उन्होंने उस वक़्त इतनी दीदा दलेरी के साथ ये बात की जब अभी पाकिस्तान के हवाले से अभी जो थी वो इतनी शद्दोमद के साथ तहरीक नहीं चल रही थी। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।